वार्षिक उत्सव कंपोजिट विद्यालय अतरसुइया नगर क्षेत्र प्रयागराज में भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर श्री गणेश केसरवानी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ, जो बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है और ना ही ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल है, जिसके चर्चे आपने बहुत सुने होंगे। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बनाया गया एक कंपोजिट विद्यालय है। ये कंपोजिट विद्यालय अतरसुइया प्रयागराज में स्थित है। इस कंपोजिट विद्यालय की खासियत ये है कि यहाँ पर सरकार ने बेहतरीन सुविधाएं दी हैं, जो उच्च कोटि के प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। यहाँ पर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, साइंस लैब है और यहाँ पर बच्चों को डिजिटल बोर्ड द्वारा पढ़ाया जाता है। डिजिटल बोर्ड से उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है, जो बड़े बड़े स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है, जो हाई फाई बच्चों को, जो बहुत अमीर बच्चे हैं उनको जैसे पढ़ाया जाता है, वैसे यहाँ गरीबी रेखा के आसपास जीने वाले बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है। हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, पर पहले बता दें कि दिनांक 8 फरवरी 2025 शनिवार को इस स्कूल का वार्षिक उत्सव हुआ। वार्षिक उत्सव कंपोजिट विद्यालय अतरसुइया नगर क्षेत्र प्रयागराज में भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर श्री गणेश केसरवानी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ, जो बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। अत्यंत रोचक और प्रभावी ढंग से ये प्रस्तुति दी गई। लग ही नहीं रहा था कि ये कार्यक्रम एक गरीबी रेखा के आसपास जीवन व्यतीत करने वाले बच्चे कर रहे हैं। ऐसा लगता था ये बहुत ही संपन्न घराने के बच्चे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में संपूर्ण स्टाफ द्वारा बहुत मन लगाकर सहयोग दिया गया है, जिसके लिए संपूर्ण स्टाफ बधाई का पात्र है। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री दीप चंद वर्मा एवं इंचार्ज प्रधान अध्यापिका फरहाना जफर जी थी। इस कार्यक्रम का सफल संचालन वंदिता तथा रचना ने किया है। आज के इस वार्षिक उत्सव में हमारे नगर प्रयागराज के गौरव माननीय महापौर श्री गणेश केसरवानी जी की गरिमामय उपस्थिति सबके लिए प्रेरणादायी रही। अतरसुइया की पार्षद महोदया सुनीता चोपड़ा जी भी इस पूरे कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ के साथ रही और अंत तक वो यहाँ पर उपस्थित रही। महापौर जी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में सभी के लिए प्रसन्न करने वाली थी। श्री गणेश केसरवानी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर विधि विधान के साथ किया। जैसे ही महापौर जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, वहां मौजूद सभी टीचर्स और अभिभावक गण खुशी से प्रसन्न हो गए और तालियां बजाकर इस चीज का स्वागत किया और अपनी खुशी का इजहार किया। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए हैं, जो बहुत ही शानदार था। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो कहा जाए कि वंचित क्लास से आते हैं, इनके पास इतने संसाधन और इतना पैसा नहीं होता कि ये ट्रेनिंग ले सके, लेकिन फिर भी इन्होंने रंगारंग कार्यक्रम बहुत ही शानदार ढंग से किया है। यह अतरसुइया स्कूल न सिर्फ बच्चों को शिक्षित करता है, बल्कि उनके बौद्धिक विकास के लिए भी कार्यरत रहता है। इन बच्चों की कला उनके अंदर से निकाला। बच्चों के अंदर कलाएं तो होती हैं, लेकिन अक्सर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये स्कूल बच्चों को प्लेटफॉर्म देता है, उनको स्टेज देता है और कहता है कि आइए अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। और बच्चों ने भी इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, एक शानदार कार्यक्रम बच्चों ने पेश किया और इतना अच्छा नृत्य किया, इतना अच्छा प्ले किया कि देखते ही बनता था। ये बच्चे कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं, ये किसी बड़े घराने के नहीं हैं, इनके पास इतने संसाधन नहीं है कि ये ट्रेनिंग ले सके, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने पढ़ाई के साथ एक शानदार कार्यक्रम किया है। जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन बच्चों के जो कार्यक्रम है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचाएंगे, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम पूरी वीडियो आपको नहीं दिखा सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना शानदार कार्यक्रम ये रंगारंग कार्यक्रम किया है और इसको तैयार करने में स्कूल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल स्टाफ ने इन बच्चों के साथ मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत की, जिसका फल आपके सामने है और ये शानदार कार्यक्रम आप देख रहे हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस प्लेटफॉर्म को पाने के बाद बच्चे खुशी से उछलने लग गए, खुशी मनाने लग गए। पढ़ाई के साथ साथ उनको ये चीज जो मिली है, ये उनके लिए बहुत ही खास थी। इस कार्यक्रम में
अमानुल्लाह जी जो कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। स्कूल की प्रधानाध्यापक फरहाना जफर जी ने महापौर श्री गणेश केसरवानी जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं दीप चंद मिश्रा जी ने सभासद सुनीता चोपड़ा जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। एक विशेष व्यक्ति जिनके हाथ नहीं थे वो भी उत्साहित थे और उन्होंने महापौर श्री गणेश केसरवानी जी को उनके महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए एक मेडल दिया। फरहाना जफर जी ने भी पार्षद सुनीता चोपड़ा जी को एक मोमेंटो दिया और उनका स्वागत तथा अभिनंदन किया। इस मौके पर अपना कीमती समय निकालकर आए महापौर श्री गणेश केसरवानी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप बच्चों से बात की और उनको कुछ खास टिप्स दिए। आइए सुनते हैं कि गणेश केसरवानी जी महापौर जी क्या कह रहे हैं। माता की, सरस्वती मैया की। आज अटल सुइया कंपोजिट विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर इस विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमती फरहाना जफर जी, जिन्होंने अभी बहुत ही सुंदर उद्बोधन के माध्यम से विद्यालय के बारे में बताया। आदरणीय श्री दीपचंद वर्मा जी, सहायक अध्यापक, श्री राम मोहन सिंह जी, सहायक अध्यापक, श्रीमती लता चतुर्वेदी जी, सहायक अध्यापक, सुदीक्षणा जी शिक्षा मित्र, श्वेता श्रीवास्तव शिक्षा मित्र, श्री मनीष कुमार पांडे जी शिक्षा मित्र, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद माननीय श्रीमती सुनीता चोपड़ा जी, इस क्षेत्र के ही पूर्व पार्षद रहे आदरणीय श्री गिरी बाबा जी, और शायद राम जी भैया का भी क्षेत्र नहीं रहा था, अच्छा पड़ोसी रहे हमारे शहर के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व पार्षद आदरणीय श्री राम जी केसरवानी जी, महानगर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश मिश्रा जी, और मंच का संचालन कर रहे राजापुर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमानुल्लाह जी। मुझे इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाने में बहुत अच्छा लगता है, विशेष करके जहाँ समाज का आम आदमी का बच्चा पढ़ाई करता है, वहाँ पर जाने में मुझे और बेहतर लगता है। क्योंकि जब तक इस देश की जो 70% आबादी है जो गांव में रहने वाली है, शहरों में गरीबी रेखा के आसपास रहने वाली है, अगर उन बच्चों का भौतिक विकास नहीं हो पाएगा तो शायद हमारा भारत, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत हमें बनाना है। और यह काम तभी संभव हो पाएगा जब हमारे देश के जो बेसिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीबों के जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा, उनका सामाजिक विकास नहीं होगा, तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कहा का बहुत सुंदर बन गया है। और यहाँ कितने, मैंने सुनीता जी पूछा कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और अगल बगल में आप लोग भी प्रचार प्रसार करिए इस विद्यालय में। जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि कंप्यूटर भी कक्ष है, प्रयोगशालाएं भी है, अध्यापक भी है, शिक्षा मित्र भी है, यानी सारी सुविधा एक बेसिक विद्यालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए, स्मार्ट क्लास है, वो सारी सुविधाएं इस विद्यालय में है। लेकिन एक विश्वास का अभाव समाज के अंदर पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग आज मिलते हैं जो 60 साल की आयु को है, 65 साल की आयु को है, 70 साल की आयु को है, वो कहते हुए सुने जाते हैं, आप लोगों के बीच में भी चर्चा करते होंगे कि भाई मैं तो नगर महापालिका के स्कूल में पढ़ा हूँ, और आज वो बड़ी बड़ी सरकार की योजनाओं में सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। ये एक विश्वास था समाज का नगर पालिकाओं के विद्यालय में,
पढ़ाई वहाँ पर बेहतर होती थी, अच्छी होती थी। लेकिन बीच के कालखंड में एक समय ऐसा आया जब देश की राजनीति, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के आधार पर ही देश का मनमानस बनता है, उस कालखंड में जिस प्रकार से जिन नेताओं का पदार्पण हुआ राजनीति के अंदर, जिन्होंने राजनीति को सेवा न मान करके व्यवसाय माना और केवल लूट और खसोट के चक्कर में वो पड़े, सारी व्यवस्थाएं धूल और दूषित हो गई। ये विद्यालय जो खंडहर में तब्दील हो गए, जितने भी उत्तर प्रदेश के विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय थे, बेसिक विद्यालय थे, सब खंडहर में तब्दील हो गए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिड डे मील योजना प्रारंभ किया इन्हीं विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए कि गरीबों के बच्चे इन विद्यालयों में जाएं, लेकिन वह भी प्रभावी नहीं हुआ था क्योंकि संसाधन का बहुत अभाव था। बेंच नहीं थे, स्टूल नहीं थे, क्लासरूम नहीं थे, एक मरघट सा छाया रहता था। तो कोई भी अभिभावक ऐसे वातावरण में अपने बच्चों को कैसे भेजता? एक अविश्वास का वातावरण व्याप्त हुआ और धीरे धीरे ये विद्यालय जो भारत की बुनियाद को गढ़ने का काम करते थे, वो सारे विद्यालय धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर पहुंचे। कई कई विद्यालयों में तो हम देखते थे गजेड़ियों का अड्डा हो जाता, शराबियों का अड्डा हो गया और इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। लेकिन मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने कमर कसी कि हम अपने उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों को का सुंदरीकरण करेंगे, सारी सुविधाओं को वहाँ पर पहुँचाने का काम करेंगे, स्मार्ट क्लासेस बनाने का काम करेंगे। जो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, खराब हो गई है, क्लासरूम समाप्त हो गए हैं, उन सारे क्लासरूमों को भी ठीक करने का काम करेंगे। और एक संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया, आज वो संकल्प सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज संसाधन युक्त विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के अंदर एक विश्वास पैदा कर रहा है। आज जो भी अभिभावक यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आज हमारी एक मानसिकता बन गई है कि हम अपने बच्चों को, कम जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी हैं, वो भी ईसाई मिशनरी के विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं। जो है स्टेटस सिंबल बन गया है और अपने जीवन की सारी कमाई उन्हीं विद्यालयों में जा करके दे आ रहे हैं। और बाद में वो बच्चा संस्कार विहीन होकर के निकलता है, वो जीवन में भी कुछ नहीं कर पाता है, केवल वो अंग्रेजी बोलना जान जाता है, इतना ही उपलब्धि उसकी होती है। वो अपने माँ बाप का सम्मान करना भी भूल जाता है। देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवेश के प्रति एक नागरिक के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी वो भूल जाता है, केवल एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति बनकर के निकलता है। उसका नैतिक विकास भी नहीं हो पाता। और इसलिए मैं आप सभी अभिभावक बहनों भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं तो कई विद्यालय में जाता हूँ, हमारे जो बेसिक विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय के जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, आज उनके अंदर भी एक नया संकल्प जागृत हुआ है। वे जिम्मेदारी के साथ इस भारत के भविष्य को गढ़ना चाहते हैं। एक उनके अंदर भी एक नया जोश, एक नया उत्साह अपने दायित्व के प्रति जागृत हुआ है, क्योंकि वातावरण में सुधार हुआ है। जैसा वातावरण होता है उसी प्रकार से मानसिकता हमारी बनती है। जब नेतृत्व का वातावरण प्रदूषित था, लूट खसोट का था, तो समाज भी उसी ढर्रे पर चल रहा था। लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, ये दो ऐसे नेतृत्व करता है जो एक ईमानदार राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। समाज को कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के सभी वर्गों का विकास करना चाहते हैं और एक समरस समाज का निर्माण करना चाहते हैं। एक नए वातावरण का निर्माण आज पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और इस कारण जो इस देश की कार्य संस्कृति थी, उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। व्यक्ति वही है, नौकरशाह वही है,
राजनीति भी वही है, लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ईमानदार आया है तो सारी चीजों में परिवर्तन आज दिखाई पड़ रहा है। आप याद करिए, कल्पना करिए, जब गांव का या शहर का एक गरीब व्यक्ति किसी बैंक में फटा कपड़ा पहन करके वो बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाता था, तो बैंक के बाहर बैठा चौकीदार उस गरीब आदमी को बैंक के अंदर घुसने नहीं देता, उसका कपड़ा देख करके उसको बाहर कर देता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो वही बैंक गांव गांव जा करके कैंप लगा करके उन्हीं गरीबों का अकाउंट खुलवाने का काम किया, या परिवर्तन आया। उसी प्रकार से यह परिवर्तन आज हमारे बेसिक विद्यालय के अंदर, बेसिक शिक्षा के अंदर आया है। हमारे अध्यापकों के अंदर भी एक नई जिज्ञासा जागृत हुई है कि हमें भी पढ़ाना है और गरीबों की सेवा करना है, गरीबों के बच्चों को बौद्धिक रूप से सक्षम बनाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर के हमारे बेसिक विद्यालयों के अध्यापक आज परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए अभिभावक बहनों भाइयों से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अन्य गरीब बच्चों को भी विद्यालय में दाखिला लेने के लिए, दिलाने के लिए आप उन्हें भी प्रेरित करने का काम करिए। यह भी एक नागरिक धर्म है। हमारा पड़ोसी का बच्चा अगर विद्यालय नहीं जा रहा है संसाधन के अभाव में, पैसे के अभाव में, तो हम उसकी उंगली पकड़ करके उसको विद्यालय तक ले जाने का काम करें। यह भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। और इस प्रकार से जब समाज का मनमानस बनेगा तो निश्चित रूप से यह नेतृत्व जो चाहता है कि 2047 तक हम एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें, तो निश्चित रूप से हम उस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक नागरिक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो हमारी भूमिका होगी उस भूमिका का हम निर्वहन करें। यह संकल्प भी आज आप सब लोगों को लेकर के जाने की आवश्यकता है। मैं अपने अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि विद्यालय में दाखिला दिलाने के बाद ही हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, ऐसा कभी मत सोचना। अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को IAS PCS बना दें। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को गुणों को देखिए, कौन सी उसके अंदर प्राकृतिक क्षमता है। आपका बच्चा खेल में अगर उसकी रुचि है, आपके बच्चे के अंदर गणित के प्रति रुचि है, आपके बच्चे के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि है, जो रुचि है उसका आप मूल्यांकन करिए और उस रुचि के आधार पर उस बच्चे को प्रोत्साहित करने का आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति बन करके वो आपके और आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। और ये काम आप कर सकते हैं। आपने दाखिला दिला दिया, क्लासरूम में अध्यापक आए, पढ़ाए, लेकिन बच्चों की रुचि क्या है? वो व्यापारी बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो खिलाड़ी बनना चाहता है, उसकी किस दिशा में प्राकृतिक रुचि है? अगर उसका अध्ययन आप लोगों ने कर लिया और उसकी रुचि के आधार पर उसको प्रोत्साहित करने का आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक योग्य व्यक्ति बन करके वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, आपका और आपके परिवार का भी नाम रोशन। यह काम आप सभी अभिभावक कर सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं हृदय से पूरे विद्यालय प्रशासन को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि विद्यालय का जब वार्षिकोत्सव होता है तो कहीं न कहीं एक उत्साह मन के अंदर होता है। महीनों तैयारियां चलती हैं। बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए संगीत से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से उनको जोड़ने का काम होता है। इसमें अध्यापक बहुत परिश्रम करते हैं, बच्चे भी हमारे परिश्रम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये वार्षिकोत्सव जो होता है ये स्वयं के मूल्यांकन का अवसर भी होता है कि हमने पिछले एक साल में जो हमने संकल्प लिए थे क्या वो हमारे संकल्प पूरे हुए हैं या नहीं हुए, ये मूल्यांकन का अवसर होता है। और इसी के बाद नया संकल्प भी जागृत होता है और उसी नए संकल्प के साथ आदमी आगे बढ़ता है, विद्यालय आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं बेहतर कर रही है। मैं उनसे और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा है कि आपको ऐसे जो बच्चों की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्हें वास्तव में बहुत ही स्नेह की आवश्यकता है, उनके साथ बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है।
एक योग्य नागरिक करने की जिम्मेदारी आप सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाओं को प्राप्त हुआ है। तो कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये काम सबको नहीं मिलता, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान तो मनुष्य बना करके भेज देता है धरा पर, लेकिन उसको गढ़ने का काम, उसको योग्य बनाने का काम इस धरा पर गुरु करता है। इसलिए गुरुओं की भी बहुत बड़ी महत्ता हमारे भारतीय समाज में है। उस महान परंपरा से जुड़ करके अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें की सफल और बौद्धिक रूप से सक्षम समाज के निर्माण में हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महापौर जी ने हमारे संवाददाता मुशीरुल्लाह से भी बात की है। ये बात हम आपको दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। अभी सुनते हैं कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका फरहाना जफर जी क्या कह रही हैं। यहाँ पर उपस्थित माननीय महापौर जी, पार्षद जी और महापौर जी के साथ जो भी लोग आए हुए हैं, हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे और अभिभावक, सभी का मैं दिल से यहाँ पर स्वागत करती हूँ और सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे स्कूल के वार्षिकोत्सव में हमारे महापौर जी यहाँ पर शामिल हुए हैं और महापौर जी की तारीफ में मैं क्या कहूँ, उनकी तारीफ में कुछ शब्द ही मेरे पास नहीं है। मैं तो बस ये कह सकती हूँ कि उनकी तारीफ ऐसी है जैसे सूरज को हम रोशनी दिखा रहे हैं। महापौर जी जब महापौर नहीं थे और यहाँ महानगर के अध्यक्ष थे, तब भी वो समाज सेवा में हमेशा लगे रहते थे। हमेशा गरीब लोगों की, दुखी लोगों की और अपने क्षेत्र के लोगों की हमेशा उन्होंने बात सुनी और हमेशा उसका समाधान भी किया है। और आज भी महापौर बनने के बाद वो बिल्कुल बदले नहीं है। वो बहुत ही परोपकारी, दयालु और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और आज भी वो उसी तरह काम करते हैं जैसे कि पहले भी लोगों के साथ काम करते थे। तो महापौर जी को हम ये बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पर हम लोग अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस एनुअल फंक्शन का हमको, मेरे बच्चों को, मेरे टीचर्स को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। बच्चे हमेशा जिद करते हैं मैम एनुअल फंक्शन बनाइए, एनुअल फंक्शन बनाइए, और क्यों ना हो, पूरे मेहनत के बाद, सारे एग्जाम देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सारी शैक्षिक गतिविधियां करने के बाद, खेलकूद करने के बाद उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। और हम भी बच्चों से कहते हैं कि हम जितना हो सकेगा उतना अच्छा एनुअल फंक्शन आपके लिए कराएंगे। ये एनुअल फंक्शन तो एक बहाना होता है, ये मेन होता है कि हमारा पिछला सत्र जाता रहता है और अगला सत्र आता रहता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि अगला सत्र हम पूरी नई ऊर्जा के साथ और पूरी नई स्फूर्ति के साथ करें। हमारे बहुत सारे बच्चे इस स्कूल को छोड़ के, ये स्कूल क्लास 8 तक है और इस स्कूल को छोड़ करके 9th क्लास में अगले क्लास स्कूल में जाते हैं। तो हमारी उनको यही दुआ होती है कि वो अगले स्कूल में जाएं, बहुत उन्नति करें और वहाँ पर जा करके भी हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। हम ये कामना करते हैं कि वो बच्चे हमेशा अगले स्कूल में जाएं, बहुत अच्छे से काम करें और सारा काम स्कूल के लिए करें, देश हित के लिए करें। अगर बच्चे के अंदर ये भावना होगी कि वो अच्छा काम करें और देश हित के लिए करें तो हमारा देश भी अच्छा होगा। वैसे तो बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा करने की है, मेरे पास बहुत चीज़ें थी, लेकिन महापौर जी की व्यस्तता को देखते हुए और समय की कमी को देखते हुए हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और महापौर जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द कहेंगे। और हाँ, एक बात कहना हम भूल गए हैं कि ये स्कूल जो आज हमारा है वो ये स्कूल जो आज हमारा है, आज पहले ऐसा स्कूल नहीं था, इतनी सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। आज हमारे पास स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है और ये सब संभव हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा पर ध्यान दिया, प्रयागराज की शिक्षा पर ध्यान दिया और आज हमें ऐसा स्कूल मिल पाया है। तो हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी के उन्होंने आज हमको ये अवसर दिया और हम अपने अभिभावकों से
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो आप अपने घर में किसी भी लड़का हो या लड़की हो, किसी को बैठाए मत रहिए। और यहाँ पर कोई फीस नहीं लगनी है, कोई पैसा नहीं लगना, उल्टा डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए बच्चों के अकाउंट में या बच्चों के माता पिता के अकाउंट में डाला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन कराइए और इस स्कूल को बढ़ाइए। बाकी आप लोग दुआ दिए कि स्कूल और ज़्यादा आगे बढ़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर बच्चों को प्राइज भी दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पायल के पीछे राखी, पायल आ जाओ, राखी, प्रियंका, गोपी, उसके बाद नंदन, वो आ जाओ, उसके बाद वैष्णवी आ जाओ, उसके बाद मुक्ति वाले जो बच्चे हैं, वैभव, सिद्धार्थ, कोई उतरेगा नहीं, प्राइज पाकर सभी बच्चे बहुत खुश थे, सभी बहुत उत्साहित थे, विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, सबके चेहरे पर हंसी थी और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय था। सभी बच्चे खुशी से झूम रहे थे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबने साथ में एक ग्रुप फ़ोटो खिंचाई। सभी स्टाफ अपनी कामयाबी पर खुशी मना रहा था और एक शानदार ग्रुप फ़ोटो भी यहाँ पे हुई। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।